प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी, पानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान कर दिया। सियासी हालात में बड़ा टकराव, पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामलात संगीन हो गए। पीटीआई ने पाबंदी की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दे दी। शहबाज सरकार के लिए पीटीआई पर पाबंदी के नताइज क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट और सफारती दुनिया का रद्द अमल क्या हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे कायद नून लीग नवाज शरीफ तवील खामोशी के बाद मैदान में उतर आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला कर लिया। क्या नून लीग मतलूबा नताइज हासिल कर पाएगी? और इसके अलावा बात करेंगे साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमला, शूटर मौके पर मारा गया। अमरीकी सिक्योरिटी एजेंसी सर जोड़कर बैठ गई। दुनिया भर के लीडर्स की जानिब से मजम्मत। अमरीकी सदर जो बाइडेन भी ट्रंप साइड पर आ गए। और इसके अलावा शामिल करेंगे बानी पीटीआई बड़ी मुश्किल का शिकार। 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्दे जुर्म आयद। अहम डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार काशिफ अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। काशिफ भाई साहब, एज यूजुअल आपसे बात करके मजा आता है और जिस तरह से आप एनालिसिस देते हैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने आता है। और राइट आफ्टर योर प्रोग्राम, क्योंकि आपके प्रोग्राम में भी कुछ डिस्कशन हो रही थी, उस हवाले से ही बात करेंगे। काशिफ साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम देश के मुस्लिम लीग नून या हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है, उन्होंने कहा जी हम पीटीआई को बैन करेंगे। कैसे देख रहे हैं इस पाबंदी को, इस फैसले को? जाइए, बेवकूफाना फैसला किया है। मैं तो आज भी जब आपने प्रोग्राम का जिक्र किया, मैं का मूवमेंट पता नहीं क्यों हमारी सियासत में अकलमंदी सिर्फ ऑपोजिशन में होती है लोगों के पास, क्योंकि आसान होता है अकलमंद होना। आइन और कानून की बात करते हैं, अच्छे प्रिंसिपल्स की, ह्यूमन राइट्स की, आइन का दिफा करना होता है, वोट को इज्जत दिलानी होती है। हर कोई ऑपोजिशन में बहुत अकलमंद होता है। इनको कुछ होता है जब ये हुकूमत में आते हैं, पता नहीं क्या हो जाता। इन्होंने इसी किस्म के फैसले करने होते। ये मेरी तो समझ से बाहर है कि इस सुप्रीम कोर्ट में अमूमन माजी में सुप्रीम कोर्ट ऐसी हुआ करती थी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गेमें खेलते थे। इस्टेब्लिशमेंट की अगर ख्वाहिश किसी को निकालना तो निकाल भी देंगे। वो बहुत से ऐसे काम हुए पाकिस्तान की तारीख में जिसमें आपको नजर आता था कि गठजोड़ है। एक ऐसी कोर्ट जो इस वक्त आपको अपने आप को फ्लेक्स करती हुई नजर आ रही है, जो खड़ी है, जो कहती है हमने आपकी गेम नहीं खेलनी, उसके पास हाथ रेफरेंस देने के तरीके के साथ बैन किया गया। अब वो फैसला जब देंगे, हमने आपके पास नाकाबिले ऐसे शबायत हैं जो नहीं हो गुजर गया। आज जाके इमरान खान की हियरिंग हुई है और उसको गिरफ्तार अभी किया गया, वो जमानतें भी खारिज हुई, हाइफर केस खत्म हो चुका। बहुत से केसेस की जो अब किस आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, अगर थोड़ी सी जगह अपनी चेंज करें ताकि सिग्नल्स ठीक से आ सकें। काशिफ साहब साथ मौजूद हैं? ठीक है, दोबारा कांटेक्ट कर रहे हैं क्लास साहब। काशिफ साहब जो बात कर रहे हैं, मुझे जो थोड़ी उनकी बात समझ में आई, अभी तो ही वाज बिल्डिंग हिज आर्गुमेंट, बट बेवकूफाना फैसला है, दैट वाज अ पंच लाइन। आपको भी लगता है? जो काशिफ का एक अहम बात थी कि जब हुकूमतें ऐसे इसी तरह के हमकाना फैसले करती हैं और हर हुकूमत करती है, एक डिटेल उठा लें, अभी ये काशिफ साहब वापस आएंगे तो इनसे थोड़ा मैच डालेंगे। कौन सी हुकूमत है जो नहीं करती? मतलब आज मैं समझता हूँ कि अभी उस पर सवालात हम उन पर करेंगे कि इमरान खान साहब ने भी तो किया हुआ ये फैसला और लोग ये मानेंगे नहीं। उन्होंने TLP को बैन किया था 2021 में, उनकी हुकूमत ने बैन किया था। उस वक्त उन पर भी ये चार्जेस थे कि वो अनारकी फैला रहे हैं, स्टेट के खिलाफ हैं, मार्चेस हो रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, बहुत सारी कैजुअल्टीज़ भी हुई थी। सो खान साहब के पास अपनी रीजनिंग थी, तो उस वक्त भी इसी तरह का TLP ने इस पर एहतजाज किया था और उन्होंने इस पर बातें की थी। जब TLP के साथ मुआहदा किया गया था, इन्होंने शायद खकान अब्बासी साहब के दौर में हुआ था, उस वक्त बहुत सारे हमारे जैसे लोगों ने कहा था कि आप इस तरह के मुआहदे रियासत करेगी, इनके साथ ये जो धरने देने आएंगे, लड़ने आएंगे, एजिटेटर्स आएंगे तो नुकसान होगा। और उस फैसले के खिलाफ आपको याद होगा फिर जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ साहब और फिर उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, उन्होंने रेफरेंस भेज दिया था कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों दिया है उनके खिलाफ,
एजेंसीज के खिलाफ या इदारों के खिलाफ। सो ये हमाकतें कहें, पावर का एक एरोगेंस कहें, गरूर कहें कि जनाब कि वी आर पावरफुल और हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि जो मेरी राय है, काशिफ की अपनी एक ओपिनियन अभी काशिफ साहब मौजूद जी, हैं। काशिफ साहब से पूछना जरा। जी काशिफ भाई साहब, आप बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, मैं जरा रऊफ क्लासेस साहब की राय भी सुनना चाहता हूँ। मेरी राय ये थी, मैं अपने सवाल की शक्ल में करूंगा आपसे राय। मैं ज़रा चाहता हूं पहले आपकी राय सुन लें। मैंने वैसे तो सुनी थी प्रोग्राम में, लेकिन फिर चाहता हूं आप दे लें, मैं अपने सवाल की शक्ल में अपनी राय दूंगा ब्रदर। जरूर जरूर जी। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था कि ये सियासी तौर पर कोई ऐसा फैसला इन्होंने नहीं किया जो मुझे लगे कि कोई बड़ा अक्लमंदाना फैसला। आप सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर इसको रद्द कर देगी तो ये सोचें कि हम कौन कौन से वो रास्ते खोल रहे हैं जो आने वाला कोई फैशन, चाहे वो इमरान खान साहब की सूरत में हो जो बड़े 2/3 अक्सरियत के साथ या 3/4 के साथ किसी के गले पे पांव रखकर इतने ताकतवर आए, कौन रास्ते रोकेगा किसी के? ये रास्ते तो आप खुद खोल के दे रहे हैं किसी को कि वो आए और इन चीजों का इस्तेमाल करे। आज भी कह रहे थे हमने सबक सीख लिया, और मुझे उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ वालों ने सबक सीखा, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने सबक नहीं सीखा। पीपल्स पार्टी ने लाताल्लुकी कर दी, ANP ने लाताल्लुकी कर दी, JUIF इतनी लड़ाई थी उनके साथ, उन्होंने भी कहा कि ये फैसला ठीक नहीं है। एक जमात खड़ी है और वो है मुस्लिम लीग नून। आप सोच लें उनकी पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल सोच क्या हो। अच्छा, ये बताएं काशिफ, आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि पीपल्स पार्टी इसमें बिल्कुल साथ नहीं है, और आपका प्रोग्राम में हम सुन रहे थे, आपने ये भी बात की कि जो कोई हमें वजीर नहीं मिल रहा जो इस फैसले को डिफेंड करे, और कोई भी मुस्लिम लीग नून का वजीर इस में हामी नहीं है, शामिल नहीं है। आपको यकीन है फिर ये फैसला कर क्यों रही है मुस्लिम लीग नून, और पीपल्स पार्टी की क्या सिचुएशन है? क्या उन्होंने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को इस फैसले से मुकम्मल तौर पर, फॉर्मली? देखिए, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मैंने दोनों साइडों पे बड़े लोगों को फोन किया और हमारी टीम ने कांटेक्ट किया कि अगर पीपल्स पार्टी से आप आके अपना मौका, किसी को नहीं छोड़ा होगा हमें। जाहिर है इस वक्त पार्टी की पोजीशन वाजी नहीं। नासिर हुसैन शाह साहब ने ये जरूर कहा कि मैं जाती व्यू देता हूँ, ये नहीं होना, लेकिन मेरा ख्याल है सब अपनी लीडरशिप के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर लीडरशिप ने कहा ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए तो फिर तो जाके सारी पीपल्स पार्टी को डिफेंड करना पड़ेगा इसको। फरदुल्ला बाबर साहब तो जाहिर है ऑफिस होल्डर नहीं है, वो MNA MPA नहीं है, इसलिए उनके लिए आसान है कसूली पोजीशन लेना। जैसे मैंने कहा, वो अपनी पार्टी में भी अपोजिशन में काम करे, तो बाकी पार्टी मिसिंग है। मैंने जिन लोगों से नून में बात की, देखिए 2-3 लोगों ने टीवी पे आकर इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। 2-3 लोगों ने कहा, मैं हालांकि खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा, काबिल शरीनी ने कहा कि हमें फैसले के हाथ में नहीं है। मैंने 2-3 लोगों से बात की, तो कहते पता ये कौन एडवाइस कर रहा है, लेकिन सब ये भी कहते हैं कि एडवाइस पार्टी के अंदर से नहीं आई, ये एडवाइस बाहर से आई है। इसमें किसी ने कहा कि ये काम करना है, हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने शायद मियां साहब को कहा होगा। ऐसी जब हुकूमत होती है और ऐसे हालात होते हैं, देखें उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए काम कर रहे हैं, ये काम सियासी सलामती के लिए हो रहा है, हुकूमती बका के लिए काम हो रहा है। तो उन्हें पता है कि इमरान खान की जमानतें हो रही हैं, अगर वो बाहर निकल आया तो जाहिर है हुकूमत तो चलाना मुश्किल हो जाएगा। पहली चीज तो मुझे ये नजर आती है। दूसरा, ये अदालत का एक फैसला था, डॉक्टर साहब ने देखा, आप लोगों ने देखा होगा जुम्मे का जो आया, मुझे लगता है वो प्लान ये था कि अगर 1-2 अक्सरियत मिल जाएगी, इनके जहन में कोई आईनी तरमीम का प्लान था जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि जगह जगह अपने लोग होंगे, और उसके बाद इस किस्म का कोई प्लान रोल आउट करना था जिसमें पाबंदी भी लगे, जिसमें आर्टिकल 6 भी लगे, वहां पर मर्जी के बेंचेस बने और लोगों को सजाएं हों। मुझे ये लगता है कि वो प्लान तो हो गया चौपट उस फैसले के बाद जो मखसूस नशिस्तों का फैसला। अब जल्दबाजी में ये प्लान बी लॉन्च किया गया है, इसका होना कुछ नहीं, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई चीज निकलेगी, लेकिन एक ऐसा फैसला है जिसने ऐसे रास्ते खोल दिए हैं कि आप सोचें ये अगर कोई दूसरा आ गया और वो फैशिस्ट माइंडसेट का हुआ, क्या करेगा वो, और इनके पास दिफा क्या रह जाएगा अपनी पोजीशन का। बड़ी मुझे तो अफसोस कुन सूरत हाल नजर आ रही है। जमहूरियत इस मुल्क में पहले नहीं थी, नाम की जमहूरियत रह गई थी, अब नजर आ रहा है कि नाम की जमहूरियत भी नहीं है। तो ऐसे ही कुछ जमहूरियत का लिबादा हो रहा है, हम लोग बस चल रहे हैं। इस मुल्क में जमहूरियत की नाम की कोई चीज पाकिस्तान में कम अज कम नहीं। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, थैंक यू वेरी मच सर। अभी आपने कहा कि ये एक प्रेसिडेंट सेट की जाए कि कल को नवाज़ लीग भी इसके उसमें आ सकती है, घेरे में आ सकती है, तो हम ज़्यादा लंबे नहीं जाते, चलो 70s में 50s में नहीं जाते जब पार्टीज बैन हुई थी। भुट्टो साहब के दौर में भी हुई हैं, याह्या खान साहब के दौर में भी हुई, अयूब खान साहब या उससे पीछे अगर जाएँ तो उस वक्त भी हो रही थी पार्टीज। रिसेंटली देखें तो 2021 में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और TLP को बैन किया गया था, आपके सामने की बात है। तो खान साहब तो ये काम कर चुके हैं, उनकी हुकूमत कर चुकी है सर,
और आपको याद होगा बाद में उनसे बैन, और बैन के बावजूद उन्हें इलेक्शन भी लड़ लिया था, सीटें भी निकालनी थी। सर इस मुल्क में क्या कुछ नहीं होता। आज वही वो पीटीआई जो है, जैसे आप कह रहे हैं कल को नवाज लीग कटहरे में खड़ी होगी, वो बैन का सामना करेगी। तो खान साहब ने तो अभी 2021 में इनको बैन किया हुआ है सर, टीएलपी। सर आपको याद होगा आर्टिकल 6 ख्वाजा आसिफ साहब पर लगाने की बात भी इमरान खान साहब ने उस वक्त के डीजीएफआई को की। नहीं बात नहीं थी, मैं आपको सारी बात काट रहा हूं, मैंने स्टोरी की हुई है, काशिफ में थोड़ा बता दूं। बकायदा एजेंडे पे आई थी, कैबिनेट के एजेंडे पे आई थी सर, इस पे ब्रीफिंग दी गई थी, इमरान खान साहब ने प्रिजाइड ओवर किया था, मैंने स्टोरी की है, मुझे इसलिए याद है सर। और उस पर यह फैसला हुआ था कि जनाब के ख्वाजा आसिफ साहब पे आर्टिकल 6 लगाया जाएगा और दुबई से डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें मंगवाई जाएंगी कि ये जहाँ पे ये थे फॉरेन मिनिस्टर थे, ये किस तरह के एडवाइसेज जो हैं, लीगल फॉर्म जो भी थी वहाँ पे, उसको बदले 15-20 लाख रुपए इनको ले रहे। ये फैसला था, डिसीजन था कैबिनेट का, खान साहब ने खुद किया और DGFI को भेजा गया और बशीर मेमन साहब ने उस पर एग्जीक्यूट करने से इनकार किया था, जिसके बाद खान साहब उनसे नाराज़ हुए थे और वज़ीर आज़म हाउस बुला के अच्छी खासी तलखी हुई थी आजम खान के साथ, उनकी बशीर ये मेमन साहब, जिसको खान साहब ने आर्टिकल 6 भी उस वक्त लगाने का फैसला किया था कैबिनेट से, और TLP को भी बैन किया था। दोनों काम कर चुके हैं खान साहब सर। और आपने देखा, आपने खुद ही बताया था उस वक्त कि जब ख्वाजा आसिफ साहब का वाकया हुआ कमस्तर, तो उस वक्त किसी ने इनकार कर दिया, लेकिन उस वक्त इनकार की एक लिस्ट मौजूद थी। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक दफा ये इसको एग्जीक्यूट करने चल निकले और ये रेफरेंसेस भेजने शुरू हुए, तो फिर तो आज दूसरी चीज पे रेफरेंस आएगा। वैसे TLP पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि TLP पर हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी पिंडी में, और उस वक्त ये कहा गया था कि इनको सियासी धारे में दोबारा शामिल करना चाहिए। वो बड़ा उस वक्त ज़ाहिर वो पाबंदी का सीन चल रहा था उनके ऊपर, तो ये फैसला भी वहीं से हुआ था कि इनको वापस इंटीग्रेट करें पॉलिटिक्स के अंदर, इन लोगों को साइडलाइन या सियासी धारे से बाहर नहीं रखना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ रोज़ा कि अगर ये उसी तरह का फैसला था ने काशिफ, ये धारे में लाने का फैसला TLP को उसी तरह का था, और वही लोग शामिल थे उसमें जो तालिबान को ला रहे थे अफगानिस्तान से, वहाँ 35,000 तालिबान उनकी फैमिलीज और सवात में ला के उनको बसाया जा रहा था। ये पूरा ग्रुप तो वही था सर, वही लोग थे, बिल्कुल वही था। और अगर मैं आपको वो कॉन्वर्सेशन बताऊँ ये तालिबान के हवाले से, हुकूमत तो कहती है कि लेके आए, दूसरी साइड का मानना यह कि एक भी आदमी नहीं आया, लेकिन वो ज़ाहिर है ये तो हुकूमत नंबर दे सकती है, नाम दे सकती है कि कौन किधर आया। लेकिन जब बातचीत हो रही थी तो किसी ने कहा, तालिबान की तरफ से एक एतराज उठाया गया कि आप तो कल चले जाएंगे, पॉलिसी फिर बदल जाएगी और हम मारे जाएंगे जिनको आप वापस पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। तो उसका कहा गया था नहीं, मेरे बाद ये साहब हैं, ये आर्मी चीफ बनेंगे, आप फिक्र ना करें, पॉलिसी लंबे अरसे के लिए चलेगी। आप ये भी हमारे मुल्क और वो आर्मी चीफ नहीं बने, और वो आर्मी चीफ नहीं बने जिनको जनरल बाजवा साहब बनवाना चाहते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल आर्मी चीफ नहीं बने, लेकिन ये गुफ्तगू हुई तो जो मुझे उस वक्त एक वजीर थे, उन्होंने ये बात बताई कि ये इस तरह की गारंटीज दी गई थी। पर बहरहाल तो सब मसला ये है कि हमारे मैं थोड़ा सा, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहे हैं। ये मुल्क फिर कैसे चलेगा कि अगर इतने टॉप के लेवल पे कि वो पहले एक पार्टी बैन होती है, वो आते हैं, हंगामे करते हैं, यहाँ पे लोग मारे जाते हैं, ट्रबल होती है, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम होते हैं, फिर उनसे मुआहदे साइन किए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, और फिर कुछ अरसे बाद कहा जाता है जनाब इनको धारे में लाना है, और वही लोग लाने वाले हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं तालिबान जो यहाँ से ऑपरेशन के बाद जो जनरल कियानी साहब के दौर में ऑपरेशन हुए थे और वो अफगानिस्तान भाग गए थे और बहुत सारा खून बहा था, बेचारे इनोसेंट लोग सवात और पश्तून एरियाज़ के हमारे, उन्होंने जाने दी और हमारे फौजी भाइयों ने भी दी। उन्होंने कहा इनको भी धारे में लाना है, TLP को भी धारे में लाना है, दुनिया भर में। मतलब ये किस तरह के हमारे हुक्मरान रहे हैं, किस तरह के लोग रहे हैं कि इस तरह के काम करके गए हैं हमारे साथ। आई एम शॉक्ड एंड अमेज्ड सर, जो आप चीज़ें आप बता रहे हैं कि इनको धारे में लाना था सर, वो भी धारे में, तालिबान भी धारे में आ रहे हैं, TLP भी आ रही है। देखिए यही तो हमारे मुल्क के फैसला साजों का मसला ये रहा है ना, एक फैसला साज आएगा, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं होती। आप पिछले 10, 20, 30, 40 साल की उस सियासत उठा के देखें, जिस तरह हमने मिलिटेंट्स के साथ डील किया, उस चीज़ को उठा के देखें। आज क्यों हम इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े, क्योंकि किसी ने ये फैसला किया कि हमने जहादी बनाना है, और फिर हमने फैक्ट्रियां लगा दी जहादी बनाने की। किसी ने ये नहीं सोचा कि जब ये जंग खत्म होगी तो इन जादियों को क्या करेंगे। उस वक्त सोचा क्या था, हमने जादियों को इंडिया भेज देंगे। उस वक्त दूसरा फैसला ये हुआ था कि जनाब जगह बड़ी है, हम किसी और जगह को डाइवर्ट कर देंगे। लेकिन जब वो वापस आए और आपको उन्होंने निशाना बनाया, तो आपको ये भी पता नहीं था कि इनके साथ डील कैसे करना। आप ऑपरेशन करते हैं, आपको याद होगा एक ऑपरेशन के लिए नवाज शरीफ साहब के दौर में कैलकुलेशन ये बताई गई थी कि 30% चांस है ऑपरेशन की सक्सेस का। यानी हमने अपने लिए जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, इस मुल्क को यहाँ तक लाया है, हम इन फैसलों की वजह से लेकर मेहनत किया, हमने बड़ी मेहनत किया सर इस पे।
बहुत मेहनत के साथ हम इस जगह लेकर आए। सियासत में देख लें, किसी ने फैसला किया नवाज शरीफ को निकालना है, दूसरे ने आगे कहा नहीं नवाज शरीफ ने वापस आना है, इमरान खान को निकालना है। इससे पहले फैसला होता था बेनजीर भुट्टो को नहीं आने देना। तो हर आदमी आकर अपनी सियासी ख्वाहिश के मुताबिक ये फैसला करता है कि इस मुल्क का सियासी लीडर कौन होगा या जो हुकूमत किसके हाथ में देनी। और फिर आपने देखा है 8 फरवरी के इलेक्शन में कि फिर पूरा निजाम उस तरफ चल पड़ता है। 8 फरवरी पे आते हैं काशिफ, मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं पाकिस्तानी अवाम की आसानी के लिए कि जनरल ज़िया साहब है, उन्होंने कहा जनाब कि हमने जिहाद लड़ना है और ये इस मुल्क की सलामती सब के लिए ज़रूरी है सर। जनरल मुशर्रफ है, उन्होंने कहा नहीं ये जो लोग थे इस मुल्क के लिए, ये तालिबान थे जो भी थे, ये ख़तरा थे, लिहाजा इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है। उसके बाद जनरल क्यानी है, उन्होंने ऑपरेशन किया सवात में, जनाब हमारे फ़ौजी भाइयों ने, सवात के लोगों ने, पश्तूनों ने, बाकी लोगों ने तमाम ने कुर्बानियाँ दी सर। उसके बाद जनरल बाजवा साहब है, इन्होंने कहा नहीं नहीं इनको वापस लाना है, ये लोग जो अफगानिस्तान गए थे जिनके खिलाफ हमारे फ़ौजियों ने जाने दी थी, लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, इनको धारे में लाना है। तो भाई साहब ये तो पिछले 30-40 साल की तो ये स्टोरी है कि एक धारे में ला रहा है, कोई निकाल रहा है, कोई ऑपरेशन कर रहा है, कोई भगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है सर, एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। दोबारा और आपने राउत साहब दोबारा ऑपरेशन करना है, अभी तो ऐलान हुआ है कमिश्नर के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन करना है। यानी हमारी कोई पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम बनाते नहीं। उस वक्त के हालात पे और उस वक्त के कोई जो भी ताकतवर आदमी होता है उसकी ख्वाहिश पर यहाँ पर पॉलिसी बनती है और उस पॉलिसी की बुनियाद पर फैसला होता है कि जनाब वो जो पिछले 5 साल या 3 साल या 6 साल या 10 साल में हुआ अब वो नहीं होगा, अब उसके मुखालिफ काम करेंगे। हमारी सियासत भी ऐसी चल रही, हर थोड़े अरसे बाद सियासी फेवरेट बदल जाता है और सियासी दुश्मन भी बदल। उनकी लाइन दोबारा तो नहीं कट गई जी यार, दोबारा उनसे काशिफ साहब से रब्ता करें। अच्छा काशिफ साहब ये कह रहे हैं बहुत सारा काशिफ भाई से बड़ी अच्छी खासी उनसे बातें करनी है। वही कह रहे हैं हर थोड़े अरसे बाद जो है वो दुश्मन बदल जाता है। अब क्लास साहब ये तो पास्ट की हम बात कर रहे हैं कि एक पैटर्न है जो चला आ रहा है, लेकिन इससे क्या भला हुआ है पाकिस्तानी सियासतदानों का, इन पार्टीज का जो इसी ट्रैक पे चले जा रहे हैं? मतलब There can be a change in plan. अभी काशिफ आएंगे, मैं उनसे पूछना चाह रहा था, बड़ा एक सवाल रहा है। काशिफ ने भी कहा है कि ये जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं, कल को कोई फाशिस्ट आ जाए इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी कि जनाब कि इस मुल्क को मैंने ठीक करना है और इसको सजाओं से ठीक करेंगे। आर्टिकल 6 लगने शुरू। आर्टिकल 6 नहीं, वो अभी बताया ना ख्वाजा आसिफ वाली हमने स्टोरी की हुई है कि इमरान खान साहब ने तो अप्रूवल दे दी थी कि आप इन पे आर्टिकल 6, अभी भी मेरे पास कोई कैबिनेट के मिनट्स पड़े होंगे जिसमें फैसला जी उनसे जी काशिफ बासी जी वो खैर वही बात कंप्लीट कर रहा था कि सियासत का भी फैसला ऐसे ही होता है हमारे मुल्क में, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं है जिस पर सारों का इत्तेफाक हो, क्योंकि हमारी सेंट्रलिटी है कमांड की कि कुछ बहुत ही कम लोग हैं जो फैसला करने की पोजीशन में होते हैं, तो वो जो भी फैसला करते हैं उस पर अमल होता है। आपने भी बात की, बड़ी एक अहम आपने नुक्ता उठाया कि ये जो गेट खोला जा रहा है, कल को कोई फाशिस्ट आ सकते हैं, वो मजीद या सख्तियाँ करेंगे इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, पॉपुलरिज्म के नाम पे। जी हमारे पास 2/3 है लोग हमारे साथ हैं, मुल्क बदलना चाहते हैं, किसी को फांसी लगा दो, किसी को जेल में कर दो, किसी को साइबेरिया भेज दो, किसी को काले पानी भेज दो, जैसे होता था। तो आपको याद होगा कि नो ऑफेंसेस टू इमरान खान साहब फैंस, खान साहब की एक बड़ी मशहूर लाइन थी, वो हर तकरीर में कहते थे जी मैं क्या करूं, मजबूर हूं, मेरे पास अक्सरियत नहीं है, भानुमती का कुंभा है, मैं उसमें बैठा हूं, मैं अलायंस में बैठा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास पावर्स नहीं है। और वो कहते थे मुझे कौन सी पावर्स चाहिए, वो कहते सऊदी अरब वाली चाहिए, मुझे चाइना वाली चाहिए, मुझे रशिया वाली चाहिए। तो खान साहब तो इस तरह की पावर्स मांगते थे जो पावर्स अब यूज़ हो रही हैं सर। ये आइडिया तो खान साहब का था कि जनाब के चाइना में वजीरों को फांसियाँ लगती हैं, फलां मुल्क में उनको फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा कर दिया जाता है, सऊदी अरब में ऐसे होता है, वो तो हमें मिसालें देते थे सर। तो खान साहब तो इस तरह के ये काम करने के लिए उनके जहन में तो एब्सोल्यूट पावर थी, और चाइनीज़ और रशियन और सऊदी मॉडल्स उनके बड़े फेवरेट थे सर। अब वही बेचारे उन्हीं ये PTI पे आजमाए जा रहे हैं सर, वही मॉडल सारे एप्लीकेबल हो रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही तो कहा था साहब कि PTI तो कहती है कि हमने सबक सीख लिया, लेकिन अगर कल एक भारी अक्सरियत से इन हालात का मुकाबला करके अगर इमरान खान साहब जीतते और फर्ज करें वो कहते हैं कि जनाब जो चाइना में होता है, और पाकिस्तान में तो बड़ा मकबूल नारा है ना कि चोर इस मुल्क को यहाँ तक लेकर आए 70 साल, वो कहते हैं जिसने चोरी की है साहब उसको तो हम फिर आर्टिकल 6 लगाते हैं, क्योंकि इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ वो लोग थे जिन्होंने चोरी की है, और वो आर्टिकल 6 लगाना शुरू कर दिया उन लोगों पे जिनके ऊपर इनको शक भी हो कि ये चोर है। तो फिर तो ये मामला किधर जाके रुकेगा? इसी वजह से जमहूरियत पसंद जो जमातें होती हैं वो ऐसे रास्ते नहीं खोलती, बल्कि काशिफ आपको याद होगा फैसल वाडा साहब ने हामिद मीर साहब के शो में कहा था
कि जी 5000 बंदा मारना पड़ेगा यहाँ पे, और उस वक्त वजीर थे वो, और ये जनरल बाजवा साहब ने भी सहाफ़ियों से बात की, शायद आप भी मौजूद होंगे उस ब्रीफिंग में, जिसमें उन्होंने कहा जी 5000 लोगों की हमने फहरिस्त बनाई हुई, और इमरान खान वजीर आज़म थे उस वक्त, और फैसल भुट्टो साहब ने तो मीर साहब के शो में कहा हुआ है कि 5000 बंदे की एक लिस्ट है तो उनको मारना पड़ेगा। सो फाशिस्ट ये टेंडेंसीज तो ऑलरेडी मौजूद थी, आज नहीं थी, 4-5 साल पहले से हमें नज़र आ रही थी कि जो हुक्मरान आ रहा है वो यहाँ पे फांसियाँ लगाना चाहता है अपने मुखालफिन को, या जो भी लिस्ट बनी हुई थी। सर वो उसमें करेक्शन आ गई थी कि 5000 की लिस्ट होगी ना, जब 2000 को लगेंगी 3000 खुद ठीक हो जाएंगे। तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की बात नहीं मेरे सामने किसी ने की थी। ठीक है। तो ये बात ठीक है आपकी। देखिए बहुत से लोगों के दिमाग में जो सोल्यूशंस हैं वो बड़े इसी किस्म के सोल्यूशन, झटका सोल्यूशन है कि बंदे फाइल ला दो, बंदों को ठोक दो, और इस तरह अगर हम 2000 बंदा, 1000 बंदा, 5000 बंदा मार देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। या चाइना वाली ताकत चाहिए, या सऊदी अरब वाला पावर चाहिए कि जिसको दिल किया जेल में डाल दिया, जिसको दिल किया फांसी लगा दिया। देखिए ये रास्ते मैं फिर वही कह रहा हूँ कि देखिए कुछ लोगों के बारे में तो आप कहते थे, आज भी मैं अता तारक साहब को सुन रहा था कि जो कहते हैं फैशिस्ट हैं, देखो इन्होंने मरीम नवाज को बाप के सामने गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने कहा कि वो बहन को फरियाल तालपुर साहबा को गिरफ्तार किया, ये वाले थे। तो एक गलत, आप खुद जिन चीजों की मिसालें देते हैं कि ये गलत और ये फैशिज्म है। क्या किया पिछले 2 साल में इनकी हुकूमत ने? जो पहले पीडीएम की गवर्नमेंट थी, खवातीन को बालों से पकड़ के सड़कों पे घसीटा है, लोगों के घरों में घुस के उनकी माओ बहनों के साथ बदतमीजी की है। अब जो जिस चीज का गिला ये खुद किया करते थे कि हमारे साथ है या हमारे साथ गलत हुआ है, आज वही गलती दोहरा रहे हैं। वो इमरान खान की बीवी को अंदर रखा हुआ है, उनकी जमानत हो गई, एक केस में दूसरा केस डाल दिया। तो मसला ये, इधर सबक कोई नहीं सीखता। इस मुल्क में सबका जो कंप्लेन है सबसे बड़ा वो ये है कि हमारे साथ मत करो। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने किसी की मदद करनी है तो मेरी मदद करो, मेरे मुखालिफ की मदद आप नहीं करते। अगर किसी को घसीटना है, किसी औरत को जेल में डालना है, आज सनम जावेद को देखें जी, आज उसकी जमानत हुई है। पिछले 1 साल से ड्रामा लगा हुआ है इस मुल्क में कि अदालतें जमानत देती है, उठा के किसी और केस में दोबारा अंदर कर देते। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात तक का टाइम दिया है उनको। ये हम इस मुल्क को सब लोग एक जैसे हैं। रऊफ साहब ये याद रखें, मौका मिलने की बात है। ऐसा ही है, ये मौका मिल जाए तो सब फैशिस्ट है। सबका दिल है कि अपने मुखालिफ को तुन के रख दें, सबका दिल है कि अपनी सुनियां उजड़ गलियां के विच मिर्जा यार फिरे। सबकी सोच यही है, अपने मुखालिफ को मारने के लिए वो किसी को भी अपना कंधा देने को तैयार है। क्या हुआ पिछले 1 साल में? मियां साहब ने डीलें की ना, वो जो वोट को इज्जत दिलाना चाहते थे। कहाँ है पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की सबसे बड़ी चैंपियन थी, जो इंसानी हकूक के लिए सबसे ज्यादा खड़ी होती थी? पिछले 1-2 साल में जब वो हुकूमत में थे क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क? मीडिया के साथ क्या हुआ यार? इमरान रियाज 5 महीने किसी को पता नहीं था है का। अरशद शरीफ को देखें, मुल्क जिन लोगों के ऊपर 50-50 FIR हुई, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। किसी ने, आपने बिलावल भुट्टो के मुंह से कोई बयान सुना कि ये इंसानी हकूक के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए, या हम हुकूमत छोड़ देंगे अगर इस तरह का तर्ज अमल दोबारा हमने देखा? वो कहाँ गए बयान के तुम बड़े बेगैरत हो, हमारे साथ मुकाबला करो? और जब ऑपोजिशन में थे तो उसका गैरत के लेक्चर देते थे, जब हुकूमत में आए तो आज भी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई पॉलिसी बयान अब तक नहीं आया। लोग अपनी जाती ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन कैसे दिलाता हूँ रोज़ा पका उनको अपना सियासी मफाद नजर आया तो वही होगा, उतनू खाई जाओ तो बिच्छू खाई जाओ तो उतनू रोला पाई जाओ। ये ऊपर से कहेंगे देखें ये जमहूरियत के बड़े खिलाफ है, लेकिन जो वो कर सकते हैं कि हुकूमत से निकल जाए, वो धमकी दें कि अगर आपने ये आर्टिकल 6 लगाया या आपने पार्टी को बैन करने की कोशिश की, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। आप इस हद तक पीपल्स पार्टी शायद ना जाए। आपने बड़े पॉइंट्स उठाए हैं, जो असल पॉइंट है कल को जो रेफरेंस जाने हैं 2, मैं अगर गलत नहीं कह रहा प्लीज़ आप उस पर करेक्ट कीजिएगा, पार्टी बैन करने का रेफरेंस है या आर्टिकल 6 का है, तो ये कैबिनेट अप्रूवल देगी और फिर रेफरेंस की शक्ल में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जाएगा, वहाँ से रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट को जाता है। मेरा ख्याल ये प्रोसेस है। तो क्या जरदारी साहब जो हैं वो दोनों रेफरेंसेज की अप्रूवल देंगे? वो अप्रूवल देंगे तो आगे जाएगा। वो कहेंगे मैं तो डाखाना हूँ, मैं तो रोक नहीं सकता, जैसे आरिफ अलवी साहब ने कहा था, उन्होंने भी नहीं रोके थे रेफरेंसेस जब जा रहे थे उनके खिलाफ, काजी ये फैज़ ईसा साहब खिलाफ। जरदारी साहब क्या करेंगे? टेस्ट तो आने वाला है, ये लंबी दूर, वो कहते हैं घोड़ा भी है तलवार भी है मैदान भी है, तो घोड़ा तलवार मैदान तो अभी वहाँ प्रेसिडेंसी में लॉन्च होने वाला है, वहाँ पे जाने वाला है रेफरेंस। तो जरदारी साहब क्या फैसला करेंगे? वापस करेंगे हुकूमत को या वो इसको सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे? देखिए मैं अगर गलत नहीं हूँ, मैंने देखा ये आपने नुक्ता उठाया, ये मुझे चेक करना चाहिए था।
ये रेफरेंस आर्टिकल 6 का हुकूमत की तरफ से जाता है, लॉ मिनिस्ट्री करती है, गवर्नमेंट नहीं है। हाँ मेरा भी शायद, लेकिन मुझे को कह रहा था कि शायद रेफरेंस जो है ये जाना पड़ता है, अगर रेफरेंस भेजते हैं तो फिर आपको शायद सदर से जाना पड़ता है, बल चेक कर लेते हैं। वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है, लेकिन आइन आर्टिकल 6 के बारे में ये कहता है कि आर्टिकल 6 का रेफरेंस हुकूमत भी ऐसे ही है। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब के वक्त भी इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस वक्त की हुकूमत मियां नवाज शरीफ की उसको कहा था कि आप बताएं और एक फैसला करके बताएं कि आप ये रेफरेंस आर्टिकल 6 का दायर करना चाहते हैं या नहीं। मसला ये है सर, आपने आसिफ जरदारी साहब का जिक्र किया, इस मुल्क में एक कानून बना था इस इलेक्शन से पहले 2024 के कि अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट के जजेस हेड करेंगे, और इस वजह से क्योंकि वो ज्यादा तगड़े लोग होते हैं, खड़े हो सकते हैं, प्रेशर नहीं लेते, इस वजह से फैसले ताकि 4 महीने के अंदर अंदर जो स्टिपुलेटेड टाइम है कानून का है। यूसुफ रजा गिलानी साहब कायम मुकाम सदर थे, पहला जो ऑर्डिनेंस पास किया इस सिलसिले में हुकूमत बचाने के लिए, आप इन्होंने रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल का हेड लगाने का जो ऑर्डिनेंस आया वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास, बाद में इसको असेंबली ने पास किया। पहले पीपल्स पार्टी की जमहूरियत पसंदी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये नारे तो बहुत मारते हैं, पहला ऑर्डिनेंस उन्होंने ये पास किया यूसुफ रजा गिलानी साहब ने। और आपकी बात ठीक है, देखिए टेस्ट केस सिर्फ जरदारी साहब के भेजने का नहीं है, पीपल्स पार्टी इस पर रिएक्ट कैसे करेगी। आज पूरा दिन गुजर गया, सुबह 1 बजे के करीब दोपहर को। वैसे काशिफ आपको लगता नहीं है जो बात स्टार्ट में हमने की थी कि कोई भी पीएम आज अपने आप प्रोग्राम में कह रहे थे, मैंने भी कोई, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मेरी टीम ने भी चेक किया तो किसी भी 8 बजे वाले शो में हुकूमत का कोई वजीर नज़र नहीं आ रहा था कैबिनेट का, लोग आने से मतलब कतरा रहे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत ओनरशिप नहीं दे रही, ये कहीं और से मतलब उन पर दबाव आया है, फैसला आया है। अगर जहाँ से जिन लोगों ने हुकूमत से करवाया है कि आप ये बयान दें, पार्टी बैन करें, अगर वो ये नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को मजबूर कर सकते हैं तो जरदारी साहब को मजबूर किया जा सकता है। सर ये कितनी देर खड़े रह सकते हैं अपने इस पे पाँव पे? सर फिर वो भी करेंगे, पीपल्स पार्टी भी वही कुछ करेगी जो नवाज लीग ने किया है। देखिए आपको याद होगा पीपल्स पार्टी हुकूमत में आने को तैयार नहीं थी। बिलावल साहब जब लाहौर जा रहे थे इलेक्शन के बाद जरदारी साहब से मिलने, उन्होंने अपने तर्जुमान को कहा कि आप बयान दें जो टीवी पर चला कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और उसे नहीं बनना चाहिए। बिलावल साहब की पोजीशन ये थी, लेकिन आपको पता फिर वो किन हालात में उनको हुकूमत का हिस्सा बनने पर मजबूर किया। तो बिलावल साहब जरदारी साहब की इस सियासत से दूर शायद हटना चाहें भी, मैं नहीं जानता उनके पास कितनी लेवरेज है, लेकिन एक ये बात ठीक है आपकी कि अगर पुश कम्स टू शव वो अपनी सियासत देखेंगे। इस मुल्क में असूल इन्हें अखलाकियात वाली सियासत खत्म होती जा रही, अगर ये कहूँ कि खत्म होने के करीब है, आखिरी सांसें ले रही। किसी को इखलाकियात, आइन, कानून, जमहूरियत। काशिफ मैं इसलिए कह रहा था कि पीपल्स पार्टी ठीक है, वक्त के साथ वो पार्टीज बदलती भी हैं, लेकिन भुट्टो साहब ने भी तो की हुई। भुट्टो साहब भी मेरे ख्याल 74-75 में उन्होंने भी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया हुआ है, वो भी ये काम कर चुके हैं। सो पीपल्स पार्टी की तारीख में तो है, वो बदल जाते हैं वक्त के साथ, हम उनको ब्लेम नहीं करते, लेकिन ये टेस्ट केस तो है इनके लिए कि कैसे खड़े होंगे। लोग साहब आपने भी भुट्टो साहब की तारीख भी पढ़ी होगी, जो उनका दौरे हुकूमत था, वो भी सख्त वो थे अपोजिशन के साथ, कोई कसर उन्होंने भी नहीं छोड़ी थी। बहुत हाई हैंडेडनेस, बहुत ज्यादा। चूंकि मैंने आई ग्रू अप हैविंग दिस रोमांस विद जुल्फिकार अली भुट्टो को, मैंने पढ़ा है उनका पीरियड जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। मेरे वाले साहब खुद एमपीए थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ, तो इसलिए मैंने तो अपने घर में सिर्फ पीपल्स पार्टी की तारीफें देखी। वो मैंने जब वो तारीफ पढ़नी शुरू की, लोगों की किताबें पढ़ी जो उस वक्त के बारे में जो लोगों ने लिखा है, वो फेडरल फोर्सेस बनाई गई, किस तरह ऑपोजिशन के साथ किस किस्म का सलूक किया गया। आप आज भी साद रफीक साहब से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि उनके वालिद साहब का कत्ल भुट्टो साहब ने कराया, वो चौधरी ज़हूर अलैहि साहब का आपको याद होगा। तो बहुत सारी चीजें जो बाद में लिखी गई हम लोगों ने पढ़ी होंगी, पढ़ी जरूर होगी, लेकिन भुट्टो साहब का शायद एक इनकार उनको अमल कर गया तारीख में। जो चौधरी ज़हूर अलैहि साहब का जस्ट मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं, चौधरी ज़हूर अलैहि साहब का जो कत्ल का था अल जुल्फकार पे लगता था, और जनरल जिया के दौर में, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्ली 80s में हुआ, तो भुट्टो साहब के दौर में नहीं हुआ था। जेल में डाला था उन्होंने, उनको जेल में जरूर डाला था, पूरी अपोजिशन जेल में थी उनको भुट्टो साहब के दौर में, लेकिन ये कत्ल मेरा ख्याल ज़हूर अलैहि साहब का अर्ली 80s में हुआ था, जब जनरल जिया वाज रूलिंग दिस कंट्री। आई स्टैंड करेक्टेड। मैं तो खैर ये इसको ब्लेम पीपल्स पार्टी जेल में थे, वो जेल में जरूर उनको जेल में डाला था ज़हूर अलैहि साहब और बाकी उनको सब। जी बिल्कुल। तो मसला ये कि वो दौरे हुकूमत भी था, पीपल्स पार्टी ने अपने आप को बहुत दूर किया उससे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत इन माय व्यू वाज, उन्होंने बहुत अपने आप, उनकी सियासत असल में जमहूरियत के करीब तर, अगर पीपल्स पार्टी के दौर में किसी ने सियासत की लीडरशिप, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की।
बहुत ज़्यादा पेशेंस थी मुखालफीन के लिए, मीडिया चैनल्स के लिए। लेकिन आपको याद होगा कि जब 12 अक्टूबर का मार्शल लॉ लगा तो उन्होंने अपने सियासी मुखालिफ के हक लेकिन काशिफ मियाँ शरीफ को FIA के जरिए उनको दफ्तर से लाहौर से पिक कराने में, वो भी बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में हुआ था। ये काम तो उस वक्त भी हो रहे थे सर अपने मुखालफीन के साथ, ये चीज़ें तो हो रही थी। बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में हुआ था। इफ यू रिमेंबर सेकंड उनके पीरियड में रहमान मलिक साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह थे, FIA में डायरेक्टर थे, तो उनकी मेरा ख्याल है पहली असाइनमेंट यही थी कि जाएँ उनको पिक कर लें। 2-4 दिन उनको मेरा ख्याल 24 घंटे रखा भी किया था थाने में, फिर बाद में छोड़ा गया था। अब मैं आपसे यही कहता कि उन्होंने 12 अक्टूबर के उस इकदाम की हिमायत भी की थी जब मार्शल लॉ लगा इस मुल्क में, हालांकि उनको जमहूरी कुव्वतों के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरा ख्याल है काशिफ, आई एम सॉरी कि मैं फिर आपको कारो अच्छा नहीं लगता, मैंने उनका BBC का इंटरव्यू सुना था बेनज़ीर भुट्टो साहब का। उन्होंने कहा कि मार्शल अब लग चुका है, अब मुशर्रफ साहब आ गए हैं तो अब वो हमसे बात करें। उन्होंने इस तरह की बात की थी कि अब लग गया है तो मार्शल अब हमसे बात करें। अब मैं आपको करेक्ट कर लेता हूँ सर। उन्होंने कहा नवाज शरीफ एक डिक्टेटर बनता जा रहा था, इन्होंने ठीक किया, लेकिन आप जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं और मुल्क को उस जगह उस रास्ते पर डालें जमहूरियत के रास्ते पर। चले किसी वक्त इकट्ठे बैठ के बीबी का इंटरव्यू देखते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ ने क्योंकि बीबी पे केसेस बनाए थे, वो दुबई चली गई थी उन्हीं की वजह से, तो लिहाजा एक जो विक्टिम होता है, इतने भी बड़े डेमोक्रेट नहीं है हमारे मुल्क में कि विक्टिम हो के भी कहें नहीं जनाब के ये वजीर आज़म के साथ ज्यादा, इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं बार। फिर वो दुनिया में मंडेलास ही होते हैं जो अपने मुल्कों को बस मंडेला एक ही था भाईजान, एक ही मॉडल आया था। वही कहा, वो मंडेलास ही होते हैं जो अपने मुखालफीन को इस बुनियाद पर कि मुझे आप, क्योंकि सबका ख्याल था, आप जरा मंडेला की लाइफ हिस्ट्री उठा के देखें, जब वो प्रेसिडेंट बना सबका ख्याल था कि अब जो उस वक्त के अफ्रीकन के साथ, ब्लैक अफ्रीकन के साथ हुआ, उनका बदला लिया जाएगा। लेकिन व्हाट अ रिमार्केबल मैन। हमारे मुल्क में मंडेला सिर्फ कागजों में वो सारे यहाँ पे करप्शन केसेस में जाते हैं यार, मतलब है इतने क्रिमिनल, इतने क्राइम करके जाते हैं, लूट मार करने के बाद वो कहते हैं हम मंडेले हैं। मतलब ये मंडेला साहब की भी शान में गुस्ताखी होती है, ये कहते हो जब अपने आप को मैच करते हैं उनके साथ, क्योंकि हमने लंबा पीरियड जेल में गुजार लिया है। यहाँ तो क्रिमिनल चार्जेस पे जाते हैं सर। मंडेला साहब कोई क्रिमिनल चार्जेस पे गए थे, या कोई उस पर करप्शन पे गए थे, या कोई उन्होंने तोशा खाने लूटे थे जैसे हमारे लीडरान करते हैं। बिल्कुल मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि और 27 साल की जेल काटने के बाद उसने अपने मुल्क का सोचा, बदले का नहीं। हमारे यहाँ तो सारे बदले ही लेते हैं। आपने वो मॉडल टाउन का किया, आपको याद होगा, मॉडल टाउन के घर के बाहर जो फुटपाथ थे वो भी तोड़े गए थे और बुलडोजर लगाए गए थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जब नून की गवर्नमेंट आई तो पीपल्स पार्टी के साथ क्या कुछ किया गया। तो ये तो इस मुल्क की तारीख है। ये तो हम इसीलिए 90s को एक स्याह बार समझ के उसको रेफर ही नहीं करते कभी, क्योंकि लोगों ने सीख लिया होगा। बहुत से लोगों ने वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मुझे तो वो दिन भी याद है रोज़ साहब, पता नहीं आप भी शायद लंदन में थे जब EPDM बनी, कि मैं एक दिन इजलास था पीपल्स पार्टी का, तो मैं गया, एजवे रोड पे था, मुझे अगर गलती नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इजलास आज मुल्तवी हो गया, बीबी की तबीयत खराब है। किसी बंदे को पता नहीं था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुशर्रफ साहब से मुलाकात के लिए अबू धाबी गई। ऐसे ही है, किसी को पता नहीं था पीपल्स पार्टी में। ये फैसले लीडर खुद अपने तौर पे करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर वैसे दिल तो कर रहे हैं आपसे, और इतनी इंटरेस्टिंग और लंबी बात की, लेकिन हमारे प्रोग्राम का थोड़ी सी हमें पता नहीं चला कि ऑलमोस्ट वी आर नियरिंग टू एन एंड। इतनी जबरदस्त आपसे गुफ्तगू हमेशा रहती है। तो काशिफ भाई, थैंक यू वेरी मच। वी आर ग्रेटफुल ब्रदर। एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे हमसे, और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन से लाइव सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। उनसे बात करेंगे ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमला हुआ, इसके हवाले से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और वाशिंगटन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवर इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे शो को ज्वाइन किया। हम बात करेंगे, एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट हुआ, सारी दुनिया को इस इंसिडेंट ने हैरत में डाल दिया कि किस तरीके से ये वाक़या पेश आया। बहुत सारे सवालात खड़े हो गए इस वाक़े को लेकर। ये बताइएगा कि अभी तक की क्या इत्तलात हैं, कैसे हुआ ये कातिलाना हमला और किस तरफ जारी है इन्वेस्टिगेशन की जो का रुख है वो किस तरफ है? देखिए, अभी तक तो जो सामने बात आई, जो बताई गई है, जो आवाम से शेयर की गई है, वो ये है कि ये जो साहब थे थॉमस क्रूक्स, ये एक रिपब्लिकन पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर थे। इनका किसी ग्रोह या ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं था। बज़ाहिर यही लगता है कि कोई साजिश नहीं थी, जो कुछ कहा जा रहा है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। और ये इनको कहते हैं अंग्रेजी में लोन वोल्फ थे, और खासतौर पर इनकी सोच थी
इसकी वजह से इन्होंने खुद ही अपनी आप ये करने की कोशिश की और ये बिल्कुल एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था जिससे जो साबिक सदर ट्रम्प वो बाल बाल बचे, यानी कान और आप देखें सर के बीच से एक 1.5 इंच का फासला होता है, अगर थोड़ी सी गोली अगर इधर उधर हो जाती तो जैसे तो ट्रम्प ने कहा कि अगर वो अपना चेहरा ना मोड़ते तो गोली उनके चेहरे पे लगती। तो इन्वेस्टिगेशन में यही बताया जा रहा है। फिर ये भी चीज सामने आई कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने मजीद कोई हथियार खरीदे, बहुत सारे एमुनेशन खरीदा था, कहते हैं कि 50 डिफरेंट किस्म के एमुनेशन खरीदे थे तो उनका चंद दिन पहले। तो वहाँ अच्छा इसमें सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हर चीज पे गुफ्तगू हो रही है, लेकिन एक जो बहुत ऑब्वियस सामने की चीज है उस पर गुफ्तगू बहुत कम हो रही है। वो ये है कि ऐसा करना अमेरिका में इसलिए मुमकिन होता है कि यहाँ हर शख्स आसानी से जाती, जिस तरह आप कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, इस तरह बंदूक भी खरीद सकते हैं बगैर किसी परमिट, बगैर किसी परमिशन के। सिर्फ आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं, आपको दे देते हैं। तो उस पर जो है बड़ा अरसा एक पूरी लॉबी है जो कि डिमांड करती है कि पाबंदी लगाई जाए, लाइसेंस बंदूक होती है, ऐसे सारी दुनिया में दी जाते हैं। लेकिन उसकी मुखातब में जो गन लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है और इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पैसा है उनके पास कि वो दोनों पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं सारे, कांग्रेस के, सेनेट के, सबको वो फंड करते हैं। इसलिए कोई इस मौजूद पर कभी भी जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है गुफ्तगू होती है, आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। अच्छा अनवर इकबाल साहब, आपने कहा कि जो एक बहुत ऑब्वियस मामला है उसको नहीं देखा जा रहा है, इस पर बात करते हैं, लेकिन ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना उनकी कोई स्टेटमेंट्स आए हैं जिसमें उन्होंने किसी शकूक व शुबहात का इजहार किया हो, और ये तो बड़ी शुरू की इतलात थी कि ये कहा जा रहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, इंडिविजुअल हैसियत में किया गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सेप्टेंस है इस मौक़िफ़ की, इसको माना जा रहा है? देखिए, पहली बात है डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर कोई इस तरह की बात नहीं की कि वो इस बयान पर शक करते हैं या उस पर यकीन करते हैं। वो जो है वो बहुत जिस तरह की सियासतदान करता है वो इस वाक़े को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जोर इस बात पे दे रहे हैं कि वो इस वाक़े उससे निकल आया, उससे इनकी हिम्मत में और उनकी कमिटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो जो उनकी सोच है, उनकी नजरियात है जो अमेरिका को प्योर वाइट क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं उस पर वो कायम है और इसके लिए वो कोशिश करते रहेंगे। और वो लोग जो उनके ख्यालात से भी करते हैं उनको उन्हें वोट देना चाहिए। और ये है कि लोग भी अमेरिका में जो है अभी इस तरह की स्पेकुलेशन अगर यानी निजी महफिलों में हो रही तो हो सकती है, लेकिन पब्लिकली इस तरह की कोई बात नहीं शुरू हुई है कि ये कॉन्स्पिरेसी है या कोई ग्रोह बहुत जिस तरह के पिछले असैसिनेशन में हुई थी सदर केनेडी के फौरन बाद या उससे पहले। तो यहाँ जिस तरह के वाक़यात होते हैं जो होती थी स्पेकुलेशन के इसके पीछे CIA है और गैर मुल्की ताकतें हैं फलाएं, लेकिन इस दफा ऐसी कोई बात अब तक शुरू नहीं हुई है। सर अनवर भाई थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ी इंतहाई कम्प्रीहेंसिव और आपने हमें इसका फीडबैक दिया है वहाँ से। एक तो ये बताएं कि अमेरिकन हम देखते हैं कि जैसे अभी आपने गन कल्चर की बात की कि अब तो अमेरिकन प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ, पहले स्कूल्स में होते थे, कॉलेजेस में, पार्टीज़ में, क्लब में, पब्स में बड़ी तादाद में हमने देखा शूटिंग्स हुई हैं अमेरिका में और क्वाइट फ्रिक्वेंटली हो रही हैं और उस पर डिबेट भी होती। इतने पावरफुल हैं कि अब अमेरिकन प्रेसिडेंट पे भी अटैक हो गया और फिर भी वो कहते हैं कि नहीं कि हमने, बल्कि मेरा ख्याल मुझे याद पड़ता है एज का मसला था, वो कहते थे एज बढ़ा दें, आप 18-16 साल वाले बच्चे को गन का लाइसेंस ना लेने दें, 25-26 तक ले जाएँ या 30 तक ले जाएँ ताकि या कुछ और छोटी सी और चीज़ें ऐड कर लें। एक तो ये बताइए कि इतने बड़े पावरफुल वो हैं। दूसरा हमारे जैसे मुल्कों में होता है कि जब भी कोई इस तरह का किसी लीडर पे अटैक हो तो पहला शक जो है ना, पहला इल्ज़ाम वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट पे लगता है, हुकूमतों पे लगता है। वहाँ पे उन्होंने कोई एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट या वहाँ की हुकूमत पे कोई अब तक इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी हैरानी है पाकिस्तानियों के लिए कि उन्होंने क्यों उन पर नहीं ठोप दिया कि नहीं जनाब कि इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन है वो इसमें मुलव्वस होगी क्योंकि ट्रंप को पसंद नहीं करते। ये तो मतलब कोई ऐसा कोई राज भी नहीं है। नहीं, इस पे तो नहीं, बिल्कुल ट्रंप ने भी नहीं ये बात की जो आप कह रहे हैं कि बाइडेन या उनकी इंतजामिया इसकी जिम्मेदार है, ये कोई भी नहीं कह रहा है। बल्कि इस बात को सारे मान रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड रिपब्लिकन वोटर था और बज़ाहिर उसका डेमोक्रेटिक पार्टी से कभी किसी ज़माने में प्रो डेमोक्रेट रहा, तो वो अमेरिकन बहुत आम है, लोग आगे पीछे होते रहते हैं। तो अब तक किसी ने भी हुकूमत को
पे इल्जाम नहीं डाला, क्योंकि हाँ ये कहा जा रहा है कि उसमें भी इल्जाम नहीं लगाया जा रहा है। उसकी तारीफ भी की, हमने खुद तारीफ की कि सीक्रेट सर्विस वालों की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, उन्होंने मुझे बचाया, उस तरह घेरे में ले दिया। लेकिन साथ जो मीडिया में ये बात कही जा रही है कि उनसे गलती हुई, वो जो बिल्डिंग थी इतनी करीब थी, उसको सिक्योर करना चाहिए था, उसको सिक्योर नहीं किया, सही सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं हुए। उसके जवाब में ये कहा जा रहा है कि आपको पता है यहाँ अगर आप वोटिंग पैटर्न देखें, यहाँ शहरी इलाके बड़े छोड़ दें तो देहाती इलाकों में पूरा का पूरा सारा रेड, यानी सारे रिपब्लिकन के वोटर्स हैं। तो वो एक देहाती इलाके में और पेंसिल्वेनिया में जहाँ के रूरल एरिया सारे के सारे जो न सिर्फ रिपब्लिकन बल्कि प्रो ट्रंप है, वहाँ शायद इन्होंने जरूरत महसूस नहीं की ज्यादा सिक्योरिटी की। उनका ख्याल था यहाँ तो सारे ट्रंप के ही हामी होंगे। तो इस तरह की वजाहतें की जा रही हैं, लेकिन अब तक किसी ने इंतजामिया पे इल्जाम नहीं लगाया। अब और आपका जो जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा आपका जो पहला सवाल था वो क्या था? ये गन कल्चर का था कि गन कल्चर पे जो एज लिमिट का कह रहे थे कि इतने पावरफुल है कि प्रेसिडेंट अंडर अटैक है, वो फिर भी कहते हैं कि नहीं, लोग मरते रहे, बच्चे मरते रहे बेचारे, स्कूलों में, कॉलेजेस में, होटल्स में, पब्स में, पार्टीज में भी डैम केयर कि गन बिकनी चाहिए, पिस्तौल बिकना चाहिए, बंदूक बिके। यहाँ पे मतलब इंसान बिकने का मसला नहीं, असल में इनकी हिस्ट्री का मसला है कि जिस तरह यहाँ के आबाद हुए और जिस तरह इनकी जंगें होती थी नेटिव अमेरिकन से, दूसरों से आपस में, आपने देखा एक जमाने तक यहाँ तो आपस में ही लड़ते रहते थे, एक दूसरे को मारते रहते थे। तो यहाँ जिस तरह हमारे कबायली इलाके में कंसेप्ट है, वहाँ अमेरिका में भी ये कंसेप्ट समझा जाता है कि गन रखना हर आदमी का हक है। और यहाँ तक कहा जाता है कि तो लोग जो देहातों में रहने वाले वो कहते हैं कि कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हुकूमत हमसे हमारी आज़ादी छीनने की कोशिश करे, तो हमारे पास बंदूक होनी चाहिए कि हम अपनी आज़ादी को डिफेंड कर सकें। भाई आने लाइटर नोट कोई आपने भी गन रखी हुई है वहाँ पे, कोई लाइसेंस लेके? सर मैं तो गुलाल भी नहीं रखा, गन रख के क्या करना है? अगर मेरे पास बंदूक हुई तो फिर दूसरा ही इस्तेमाल करेगा। अल्लाह महफूज रखे आपको। सर इसका पॉलिटिकली क्या देख रहे हैं? वो तो कहते हैं जो बाइडेन साहब पहले ही डिबेट से वो आउट हो गए थे, डिबेट से बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी उसको, तो वो पता चल गया था कि उसमें ये ट्रंप साहब जो ही इज लीडिंग। अब ये जो कुछ हुआ सिंपैथी वोट तो ट्रंप साहब को जाएगा, और प्लस जिस तरह के उन्होंने डिफेंस शो की है अब अटैक के बाद, और उस पर तो अमेरिकन साहब ज़रे अब उसको देखेंगे कि जनाब बहादुर आदमी है, फाइट के जो उन्होंने नारे लगाए हैं, बॉडी लैंग्वेज से जो रिएक्शन था, तो उसने तो अमेरिकन अवाम को मजीद उनका गर्विदा कर दिया होगा कि देखें जी हमारा प्रेसिडेंट जो है वो बिल्कुल वो डरा नहीं है, झुका नहीं है, खौफजदा नहीं हुआ। बिल्कुल, अब बात ट्रंप से आगे बढ़ गई है। यानी ये तो बात पहले भी कही जाती थी कि ट्रंप जीत जाएंगे, अब ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ ट्रंप जीतेंगे बल्कि इस दफा रिपब्लिकन जो है वो हाउस और सेनेट सारा ले जाएंगे, और उसके बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट भी रिपब्लिकन जज की अक्सरियत है उसमें। तो इस दफा जो इंतजामिया बनेगी वो अमेरिका की हालिया तारीख में मजबूत तरीन रिपब्लिकन इंतजामिया होगी, और जो कुछ लोग रिफॉर्म लगाना चाह रहे हैं कह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जाएगी, ज़्यादा कंट्रोल, मतलब जमहूरियत जो है वो फिर, अगर ये आप बता रहे हैं कि वहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे, और ट्रंप साहब के जो मिजाज है, उन्होंने तो डिबेट में भी कहा था मैं वापस आ जाऊँ तो कुछ लोगों को मैंने सीधा करना है, तो उन्होंने डिबेट में भी कहा था, तो फिर अमेरिकन जो है उनकी डेमोक्रेसी खतरे में है किसी हद तक, अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ेगा वहाँ पर। कम से कम जो यहाँ जो लिबरल लोग हैं वो तो यही कहते हैं, जो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं वो यही कहते हैं कि अब आने वाला जो वक्त है उनके लिए बहुत बुरा होगा, और यहाँ मसलन जो इमिग्रेंट्स हैं, गेज एंड लेस्बियंस हैं, जो लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनके बुरे दिन आने वाले हैं। तो वो हो सकता है ऐसे कवानीन बनाए जाए जिसमें उनकी नई पाबंदियां की जाए। ऑलरेडी एक बात उन्होंने जो उनके अंदर जो एक्सट्रीम राइट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि फौज को इजाजत दी जाए कि फौज जिसको इलीगल इमिग्रेट्स को पकड़ के जबरदस्ती जिसको रिपोर्ट करे, फौजी को उठा के लाए, उनको बता के ज्यादातर तो इमिग्रेट्स वहाँ से आते हैं, मेक्सिको से आते हैं, तो उनको जबरदस्ती फौज के जरिए वापस भेजा जाए, पूरे मुल्क में ऑपरेशन किया जाए, जो लीगली रह रहे हैं उनको भी इंकरेज किया जाए कि वो मुल्क छोड़ दें। तो इस तरह की तो बातें हो रही हैं। फिर ये भी एक पूरी तजवीज़ है जिसमें ये भी कहा गया है कि अमेरिका का जो कैरेक्टर है वाइट
डिसेंट कंट्री, वो कैरेक्टर जो है उसको मजबूत बनाया जाए। और तो इस तरह की तो बातें शुरू हुई, और अगर हाउस भी हुआ, सेनेट भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी है, व्हाइट हाउस भी है, तो फिर जाहिर है इस तरह के कानून बनाने से इनको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आपने खुसूसी तौर पर हमारे लिए टाइम निकाला, वाशिंगटन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद इसी के ऊपर कुछ थोड़ा एनालिसिस लेंगे क्लास साहब का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब, आपका इस हवाले से मैं वीलॉग भी सुन रही थी, आई एम श्योर बहुत लोगों ने सुना होगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, द एंगल यू आर कैप्चरिंग वाज कि ये प्रेडिक्टेड था, और दूसरी बात है कि फिर भी जो एजेंसीज हैं उन्होंने, ठीक है कि दे डोंट गो टू दी एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट्स एंड चेक, बट स्टिल मतलब एक चीज़ अगर हवा में एक खबर है किसी भी हवाले से तो कुछ ज़्यादा कॉन्शियसनेस बनती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ये मैंने जुमेरात वाले दिन मुझे एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी है, तो आई कीप ऑन रीडिंग द स्टफ। तो मैं उस वेबसाइट पे ये पढ़ रहा था, उसी पे जिस वेबसाइट पे आई हुई थी, तो उस पे ये सारे उन्होंने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि ये ट्रम्प पे अटैक आने वाला है। सो प्रिसाइज, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, और उसकी उन्होंने वो रीजनिंग भी दी, एस्ट्रोलॉजिकल उन्होंने रीजनिंग भी दी थी, और 2 दिन बाद उन पे अटैक आया है। तो मैं जस्ट आई वाज वंडरिंग कि मैं अगर किसी एजेंसी को हेड कर रहा होता, मैं तो एक सेक्शन ऑफिसर या एक डेस्क रखता कि यार सारी दुनिया भर के जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पेशली हमारे मुल्क के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से, अगर कोई उनके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आ रही हैं तो ज़रा उसके वो प्रिंट लेकर मेरी टेबल पे भेजा करें, ज़रा थोड़े से हम इंतजाम जो है ना सिक्योरिटी के, या थोड़ी सी एहतियात जो है ना उसको हम ज़रा ज़्यादा कर लें। सो लिहाजा एजेंसीज के लिए ज़रूरी है, आने लाइटर नोट, वो सीरियस तो नहीं लेंगे, कि एक आध ये डेस्क जो है ना एस्ट्रोलॉजी वाला भी बना लें, और किसी के जिम्मे लगाएं जिसको थोड़ी सी दिलचस्पी हो कि वो थोड़ा सा आते जाते हफ्ते में एक दफा ना वो थोड़ा सा विजिट कर लिया करे कि भाई सब कौन कौन खतरे में और कौन कौन नहीं है। ट्रम्प की तो प्रिसाइज उन्होंने कहा हुआ था, मैंने खुद पढ़ी है, मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिए, फिर मैंने ट्वीट भी किया है कि जुमेरात वाले दिन मैंने 4 और लोगों का भी बताया, 4-5 और भी खतरे में हैं जिनका उन्होंने अलगोल एक अगर स्टार होते जिसको डेविल डीमन कहा जाता है, जब वो किसी के चार्ट में हो, एंड इट्स इन द टॉरस, और आजकल वैसे ये टॉरस में और अगले 4-5 दिन जो है ना ये थोड़े से ये मुश्किल दिन है, मतलब इसका जुलाई 19 तक और भी इसमें असैसिनेशन हो सकती है। इंटरेस्टिंग डिस्कशन है क्लास साहब के, इसमें मजीद भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।